चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में जो है हमने पढ़ाया था कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, यानी कि आपका जो है अंकगणित का आधारभूत जो है प्रमेय जो था उसको मैंने बताया था, समझाया था क्या होता है। ठीक है, उसमें मैंने अभाज्य संख्या और जो है भाज्य संख्या को भाज्य संख्या के बारे में भी समझाया था आपको। तो सबसे पहले अगर आप चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है, और लाइक कर दीजिए, जिससे कि हम लोग को जो है थोड़ा और उत्साह मिले और बढ़िया से वीडियो बनाया जाए। ठीक है, तो चलिए आज जो है उसकी जो है जो पिछली क्लास का अंतिम टॉपिक था उसको थोड़ा सा आज रिपीट करते हैं। तो क्लास 10th का जो है मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो है कम से कम वास्तविक संख्याओं का जो है 7 से 8 क्लासेस जो है पीछे डाल दिए गए हैं। तो पहले अगर आप पीछे का क्लासेस नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, जिससे कि आगे हम जो पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे तरीके से आपको समझ में आए। ठीक है, अच्छी तरीके से आपको समझ में आए। तो मैंने पीछे समझाया था कल पिछले दिन कि मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपसे कहा जाए कि दो संख्याओं का हमको मल्टीप्लाई करना हो और मल्टीप्लाई करने के बाद यानी गुणा करने के बाद जो अंत वाला अंक है वो जीरो है। क्या है जी? जीरो है। तो आप किन किन संख्याओं का गुणा करेंगे कि अंत वाला अंक जो है जीरो आएगा? तो आप कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों 2 और 5 का। किसका? 2 और 5 का। कहेंगे 2 और 5 का मल्टीप्लाई करें तो 10 अंत वाला अंक क्या आया? जीरो। कोई बोलेगा बच्चा कि नहीं सर 6 और 5 का मल्टीप्लाई करिए मेरे प्यारे बच्चों, तब भी क्या आएगा जी? जीरो आएगा अंत वाला। तो हम कहेंगे, देखिए ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, की जो 6 को जो है 2 इंटू 3 लिख सकते हैं इंटू जो है 5, यानी कि 2 और 5 भी यहाँ पे भी आया। 2 और 5 का ही मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी हमारा क्या आएगा? जीरो आएगा। 2 एंड 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा। अगर 3 एंड 5 अगर अकेले रहे तो कहीं जीरो आ सकता है? नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने समझाया था कि अगर आपको जीरो चाहिए तो हमेशा जो है मल्टीपल में 2 एंड 5 का पेयर ढूंढना पड़ेगा। अगर जहां 2 एंड 5 का गुणा के रूप में होगा वहीं पे जीरो आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता है। चलिए इसको समझते हैं। इससे जो है आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन उठाता है, जैसे कि आपका उदाहरण का ही क्वेश्चन मैंने लिया था, आपको समझाया था। ठीक है, इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में जो है अच्छी तरीके से डाला है। ठीक है, वास्तविक संख्या पार्ट 7 करके होगा, क्लास 10 का वास्तविक संख्या पार्ट 7 करके होगा, उसको जो देख लीजिएगा। इस कॉन्सेप्ट को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया है मैंने। ठीक है, अभी चलते हैं और इसका एग्जाम्पल करने। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, आपका उदाहरण नंबर 5 है। कह रहा था कि जो है 4 पावर n है। कह रहा है 4 पावर n है। कह रहा है किसी संख्या पर, एक संख्या पे विचार कीजिए जो कि 4 पावर n है। कह रहा है कि n का कौन सा मान होगा? n के किस मान के लिए n के किस मान के लिए, ठीक है, जो ये 4 पावर n का वैल्यू होगा या क्या होगा जी? शून्य पर समाप्त होगा। किस पे समाप्त होगा? शून्य पर समाप्त होगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे से बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर मुझे वैल्यू अगर फाइंड करना है तो इसका मतलब n का मतलब क्या होता है? 4 का n बार गुणा, 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी किसी भी संख्या का पावर का मतलब क्या? अगर 4 के पावर 2 हो तो 4 का 2 बार गुणा, 4 के पावर 3 हो तो 4 का 3 बार गुणा, 4 के पावर 5 हो तो 4 का 5 बार गुणा, 4 का 5 बार गुणा। ठीक है, यानी 4 के पावर यदि n है तो 4 का n टाइम्स मल्टीप्लाई, 4 का n टाइम्स मल्टीप्लाई। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से 4 का कितने बार? n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप ध्यान दीजिए कि अगर मुझे जो है अंक, इकाई का अंक यानी अंत में अंक जीरो लाना है तो क्या करना होगा? मैंने अभी बताया कि अगर जीरो लाना है तो मुझे पेयर ढूंढना पड़ेगा 2 एंड 5 का, 2 एंड 5 का। तो मेरे प्यारे से बच्चों ध्यान दीजिए, इस 4 में 2 तो दिखाई दे रहा है, 2 तो हमें प्रेजेंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना जी? 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 4 को लिख सकते हैं ना जी? लेकिन कहीं 5 है? कहीं 5 आ रहा है? यहाँ पे 5 नहीं आ रहा है ना? जब 5 नहीं आ रहा है तो यहाँ लिख सकते हैं, कह सकते हैं n का कोई ऐसा मान नहीं है, कोई भी ऐसा मान नहीं है, n का कोई ऐसा भी मान नहीं है जिसके लिए जो है 4 पावर n का मान जो है शून्य पे समाप्त हो। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जो है इसके गुणनखंड के रूप में जो है 5 नहीं आ रहा है। इसके गुणनखंड के रूप में 5 नहीं आ रहा है। 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। आप ध्यान दिए होंगे। ठीक है,
तो अगर कहीं भी मुझे शून्य चाहिए तो वहां 2 गुणे 5 चाहिए, यानी गुणनफल के रूप में 2 और 5 दोनों चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, अकेले 2 भी कभी शून्य नहीं ला सकता, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 कभी कितना भी लिख दे शून्य नहीं ला पाएगा। चाहे अकेले 5 भी कभी भी शून्य नहीं ला पाएगा, अकेले 5 भी कितना भी बार गुणा कर दे कभी भी शून्य नहीं ला पाएगा। अगर मुझे गुणा के रूप में चाहिए, यानी कहने का मतलब मुझे किसी भी अंक का गुणा करना है और उस गुणे का समाप्ति जो है शून्य पे हो, यानी इकाई का अंक शून्य प्राप्त हो, तो उसके लिए जो है हमें 2 और 5 का गुणनफल करना पड़ेगा, नहीं तो शून्य प्राप्त नहीं होगा। चलिए इसको जो है मैंने आपका एक्सरसाइज के इस पे जो है क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है इस पे जो है सेम सॉल्व करवाते हैं। तो आपके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है 1.2 का एनसीईआरटी का है, 1.2 का जो क्वेश्चन है इसमें 1.2 में जो है ठीक है 1.2 में जो है उदाहरण नंबर 5 ही था जो मैंने समझा दिया है। उदाहरण नंबर क्या था जी मेरे प्यारे बच्चों? 5 था जो मैंने समझा दिया है। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। किस पे चलते हैं जी? अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक आपका है LCM एंड HCF। किससे जी? अभाज्य गुणनखंड की सहायता से। किससे? अभाज्य गुणनखंड की सहायता से। LCM और HCF फाइंड करना किसकी सहायता से? अभाज्य गुणनखंड की सहायता से। इसीलिए मैंने जो है इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले अभाज्य संख्याओं के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया है, जो कि इसके पहले वाले पार्ट में बताया है, वास्तविक संख्या पार्ट 7 में। किसमें? वास्तविक संख्या पार्ट 7 में जो है बताया है अभाज्य संख्या क्या होती है। क्या होती है? अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है, उसमें मैंने समझाया है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ को समझते हैं, इसके बाद जो है अभाज्य गुणनखंड करना इसका सीखेंगे। तो अगर इसको चले एचसीएफ को चले, तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ और फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। यानी कि अगर कोई संख्या दी हुई है, ठीक है, कोई संख्या दी हुई है, तो उसमें जो है सबसे बड़ा वाला गुणनखंड क्या होगा, वही क्या कहलाएगा? HCF कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? HCF कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर हम जो है यहाँ 18 और 24 को ले लें, 18 और 24 को ले लें, अगर इसका हमको HCF निकालना हो, क्या निकालना हो? HCF निकालना हो। तो HCF निकालना हो तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी भाग विधि से जो है हम यूक्लिड के लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो आपको HCF निकालना सिखाए थे। चलिए क्या कर रहे थे कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देने के लिए कह रहे थे। तो भाग देंगे तो 18 से 24 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 18 एकम 18, कितना बचा मेरा? 6। और जो शेष बचता था इससे भाग देते थे इसमें। ठीक है, इसको जो बहुत ही डिटेल में बताया है, सब पीछे वाले जो भी पीछे वाले पार्ट है, सब वास्तविक संख्या पार्ट 1, वास्तविक संख्या पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 6, पार्ट 7 तक वास्तविक संख्याओं का बन गया है। उसमें जो है मैंने सभी को जो है डिटेल में समझाया है। तो जो है इसको जो है भाग देंगे यहाँ पे, तो 6 3 18 बचेगा। इस तरीके से जो है यहाँ शेषफल क्या होगा जी? यहाँ घटाएंगे तो शेषफल क्या बचेगा जी? 0 बचेगा। पूरा कट जाएगा। जहां शेषफल 0 बचता है तो जिससे भाग दिए होते हैं वही हमारा क्या कहलाता है जी? HCF कहलाता है। क्या कहलाता है जी? HCF कहलाता है। यानी HCF बराबर क्या हुआ? 6 हुआ। अब जो है इसका जो है अगर हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड की सहायता से करना हो, यानी अभाज्य गुणनखंड की सहायता से करना हो, तो हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान दीजिएगा, 18 का जो है अलग से हम गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? अलग से गुणनखंड करेंगे। और 24 का जो है अलग से गुणनखंड करेंगे। 24 का जो है अलग से गुणनखंड करेंगे।
तो 18 का अलग से गुणनखंड करिए मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ आया 9, 3 से जाएगा, इतना आया 1। 24 का करते हैं, 2 आया, 12 आया, 6, 3, 1। यानी कि अगर हम 18 को 18 को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3। अगर 14 को लिखना चाहें लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इतना लिख सकते हैं। यानी अगर इसको हम पावर के रूप में लिखें, जो है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय जो मैंने बताया था, जो कि पिछले वाले पार्ट में, अगर इसको पावर के रूप में लिखें तो इसका पावर 1 है, इसका भी पावर कुछ नहीं है तो 1 है। जब आधार समान होता है तो घात जुड़ जाती है, यानी 2 इंटू 3 टू दी पावर 2 हो सकता है। और यहाँ क्या हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, 2 के पावर में 3 इंटू 3, 2 के पावर में 3 इंटू 3। अब देखेंगे इन दोनों में जो है सबसे बड़ा जो है फैक्टर क्या मिलेगा, कॉमन क्या मिलेगा हमारा, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिलेगा। देखिएगा इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो पावर में 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पावर में 1 इसमें भी है, पावर में 3 इसमें भी है, पावर 3 है तो यानी पावर 1 भी यहाँ है। यानी इन दोनों में से पावर 1 क्या है, 2 दी पावर, यानी 2 के पावर 1 है, दोनों में 2 के पावर 1 है यहाँ पे। यानी यहाँ से एक निकल गया, और यहाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ 3 टू दी पावर जो है 2 है, यहाँ 3 टू दी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ 2 है तो 1 तो जरूर होगा, यानी 1 और 1 यहाँ से भी कॉमन निकल सकता है, यहाँ से भी कॉमन निकल सकता है। यानी दोनों में कॉमन लेना चाहें तो आप देख सकते हैं 2 3 6 जो है HCF हमारा क्या आया जी। अगर इस तरीके से नहीं समझ में आया होगा पावर के रूप में मेरे प्यारे से प्यारे बच्चों, तो थोड़ा इसको मिटाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं आपको, ठीक है। समझिएगा यहाँ देखिए 18 में भी 2 है ना, और एक इसमें भी है, और कोई कॉमन दिखाई दे रहा है, कोई उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा है, कोई उभयनिष्ठ नहीं दिखाई दे रहा ना जी। जो तो उभयनिष्ठ मिला वो वहां से एक ले लेंगे यहाँ से, और जो यहाँ से मिला वो भी क्या ले लेंगे, और जो सबसे ज्यादा बड़ा उभयनिष्ठ यही दिखाई दिया ना, यही दिखाई दिया ना। चलो 2 3 6, ये क्या कहलाएगा हमारा HCF। चलो इसको एक और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, इसको और एक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, गुणनखंड का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्याएं जिनसे दी हुई संख्याओं में भाग चली जाए। देखिए गुणनखंड आया है, यानी 2 गुणनखंड है 18 का, यानी 2 से 18 में भाग चली जाएगी, 3 से 18 में भाग चली जाएगी। यानी गुणनखंड का मतलब आपको समझ में आया है कि गुणनखंड जो होता है उससे जो है उन जिसका गुणनखंड किए होते हैं उन संख्या में भाग चला जाता है। अगर हम यहाँ ध्यान दें तो 18 और 24 का हमको मौसा निकालना है, किसका, 18 और 24 का मौसा निकालना है। तो 18 किन किन संख्याओं से कट सकता है, एक तो 1 से कट जाएगा, एक 2 से, और एक 3 से। गुणनखंड होगा ना जिन संख्याओं से कट जाएगा वही तो गुणनखंड कहलाएगा, ठीक है। और एक किससे कट सकता है, 4 से कटेगा नहीं, 5 से नहीं, 6 से, 9 से, और किसी से, खुद 18 से कटेगा ना जी। और 24 की आवाज, आप 24 का गुणनखंड करने की कोशिश करें तो 24 का गुणनखंड करें तो 1 से तो कट ही जाएगा, 2 से, 3 से भी, 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा 24, 8 से भी कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, देखिए 9 से नहीं कटा, 10 से नहीं, 12 से कटेगा, 18 से भी नहीं कटेगा, खुद 24 से कटेगा। तो मैंने अभी बताया अगर मुझे इन दोनों में क्या निकालना हो, इन दोनों में जो है HCF निकालना हो, तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ा वाला जो गुणनखंड है, ये सब गुणनखंड ही है ना मेरे प्यारे बच्चों। यानी दोनों में देखो कॉमन तो इसमें 2 भी है, इसमें ये भी है, इसमें 3 भी है, इसमें भी 3 है, लेकिन ये सब मौसा नहीं कहलाएंगे, मौसा ये नहीं कहलाएंगे, मौसा वही कहलाएगा, HCF वही कहलाएगा जो सबसे बड़ा वाला कॉमन हो, यानी सबसे बड़ा वाला उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। तो सबसे बड़ा वाला देखें तो देखिए 2 3 तो छोटा है, इससे बड़ा देखो 6 दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है ना जी। 6 ही हमारा क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि इससे बड़ा कोई इसका कॉमन गुणनखंड नहीं है, इससे बड़ा 18 और 24 का कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है, इससे का बड़ा कॉमन गुणनखंड नहीं है, तो यही हमारा 6 क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। अगर 6 से भी बड़ा कोई कॉमन गुणनखंड हो जाता तो हमारा HCF O होता। तो आपको अभी समझ में आया होगा कि HCF क्या होता है। अगर गुणनखंड करें और सबसे बड़ा वाला जो कॉमन गुणनखंड हो उन संख्याओं का वही क्या कहलाएगा जी, HCF कहलाएगा।
तो इतना समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर एक एग्जांपल और ले यहाँ पे, एक एग्जांपल और ले यहाँ पे, अगर हम 12 और 8 को ले लें तो 8 जो है 8 का अगर गुणनखंड करेंगे तो 8 1 से खुद कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा और खुद 8 से कटेगा, कटेगा ना जी। और 12 को देखें, गुणनखंड का मतलब उन संख्याओं को लेते हैं जिससे कि इस संख्या में भाग चली जाए। अब 12 को लेते हैं तो 12 का क्या गुणनखंड हो जाएगा, 1 से खुद कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से और 6 से और किससे, खुद 12 से। तो सबसे बड़ा वाला गुणनखंड क्या है, सबसे बड़ा वाला कॉमन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों में सबसे बड़ा वाला कॉमन क्या है, एक से बड़ा तो 2 के 2 दिखाई दे रहा है, 2 से बड़ा देखिए 3 नहीं है, 2 से बड़ा 4 दिखाई दे रहा है इसमें। तो 4 क्या कहलाएगा जी, 8 और 12 का औसत कहलाएगा, HCF कहलाएगा। समझ में आया होगा आपको, 4 क्या कहलाएगा जी, HCF कहलाएगा। समझ में आया होगा आपको। अब चलते हैं कॉमन, इसको HCF तो समझ लिए, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो समझ लिए, आप करना भी जानते हैं, गुणनखंड विधि से भी करना जानते हैं। गुणनखंड विधि से अभी सिखाया है, अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करके कॉमन ले लेते हैं और जो है जहां से कॉमन आता है वहां से एक एक जो है आप क्या कर लेते हैं जी, एक एक एलिमेंट को ले लेते हैं और उनका गुणनफल कर देते हैं, वही HCF कहलाता है, जो अभी यहाँ पे सिखाए थे। इस तरीके से भी कर सकते हैं खोज के, तो इस तरीके से आपको समझाने के लिए किए हैं, इस तरीके से आपको करने की जरूरत नहीं। चलिए अब एलसीएम क्या होता है, इस पे चलते हैं। एलसीएम की फुल फॉर्म में चाहें तो इसका फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब होता है पहाड़ा, पहाड़ा पढ़ना जानते हैं जिसको टेबल कहते हैं, क्या कहते हैं जी, टेबल कहते हैं, जिसको टेबल कहते हैं, स्पेलिंग में मत जाइएगा, ठीक है, टेबल कहते हैं। तो मल्टीपल, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है, मल्टीपल का जो है एक पहाड़ा या गुणक भी कहते हैं, क्या कहते हैं जी, गुणक भी कहते हैं। तो लोवेस्ट का मतलब होता है छोटा, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, अभी समझाएं। अब मल्टीपल का मतलब पहाड़ा या गुणक, समझिए। अगर यहीं से आपसे कह दे 8 और 12 का हमको एलसीएम निकाल के दिखाइए, तो अभी 8 का, अब हमको कॉमन तो उभयनिष्ठ तो निकालना है और छोटा क्या निकालना है, पहाड़ा या गुणक निकालना है। तो 8 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करें, 8 एकम 8, 8 गुना के 16, 8 तरीके 24, फिर 32, ठीक है, इस तरीके से 32 के बाद 40, इस तरीके से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, करेंगे ना जी। इस तरीके से चलते हैं। 12 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 12 एकम 12, 24, ठीक है, 36, ठीक है, 36, 12 चौका 48, 12 चौक 48, 12 पचे 60, इस तरीके से चले जाएंगे। यहाँ पे भी 48 आ सकता है, 8 7 48, 8 7 56 आ सकता है, इस तरीके से। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, इसमें भी क्या करना जी, पहाड़े में जो है देखिए, मल्टीपल का मतलब पहाड़ा या गुणक होता है, क्या होता है, गुणक होता है। तो इसमें अब मुझे कॉमन लेना है, और वो कॉमन कौन सा लसा हमारा कौन सा कहलाएगा, जो सबसे छोटा वाला उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ क्या होगा, गुणक होगा, या सबसे छोटा वाला जो मल्टीपल होगा वही क्या कहलाएगा जी, एलसीएम कहलाएगा। तो चलिए देखते हैं। अगर हमें कॉमन तो बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, देखिए यहाँ 48 दिखाई दे रहा है और यहाँ भी 48 है कि नहीं है, ठीक है, और यहाँ भी देखिए 24 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 24 है ना जी। और आगे चलते चले जाएंगे तो और भी कॉमन मिल सकता है, और भी कॉमन मिल सकता है। जैसे 18 के 8 के पहाड़े में 72 आएगा और 12 6 72 इसमें भी आएगा, और भी कॉमन मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे जी, और भी कॉमन, हमको आगे पढ़ते चले जाएंगे और भी कॉमन मिलेंगे। लेकिन एलसीएम क्या होगा, एलसीएम वही होगा जो सबसे छोटा वाला कॉमन होगा, सबसे छोटा वाला कॉमन होगा। तो सबसे छोटा वाला कॉमन क्या हुआ जी, हमारा 24 हुआ, तो ये हमारा क्या कहलाएगा जी, एलसीएम कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा जी, ये सबसे छोटा वाला कॉमन क्या कहलाएगा जी, एलसीएम कहलाएगा। तो आपको समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ में गुणनखंड करते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा एलसीएम में जो है मल्टीपल यानी पहाड़ा पढ़ते हैं। पहाड़े में जो है सबसे छोटा वाला जो गुण पहाड़ा होता है कॉमन में, उसी को जो है हम क्या लेते हैं जी, एलसीएम लेते हैं, जैसे कि इसमें दिया हुआ है। और जो है गुणनखंड में जो सबसे बड़ा वाला गुणनखंड जो होता है उसको एचसीएफ लेते हैं। तो इतना समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा अब और अभाज्य गुणनखंड के तरीके से एलसीएम और एचसीएफ निकालना आपको सिखा दें, इसके बाद जो है अपने टॉपिक पे चलते हैं।
एक एग्जांपल लेंगे सिखाने के लिए उसको। किसमें? अभाज्य गुणनखंड से एलसीएम और एचसीएफ निकालना। जैसे ये एग्जांपल लेते हैं 18 और 24 का। तो अभाज्य गुणनखंड दोनों का अलग अलग करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ 12 आया, यहाँ क्या आया 6 आया, यहाँ पे क्या आया 3 आया, और इसका करेंगे तो क्या आएगा, इसका करेंगे तो क्या आएगा 9 3 1। यानी अब 24 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। 18 को क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों 2 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। अब मुझे HCF फाइंड करना हो, HCF फाइंड करना हो तो HCF में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, HCF में जो होगा सबसे बड़ा वाला कॉमन क्या होगा, सबसे ज्यादा कॉमन क्या लिया जा सकता है, एक तो 2 लिया जा सकता है कॉमन दोनों में, और एक 3, एक क्या है 3 लिया जा सकता है। तो HCF में जो कॉमन लिया जा सकता है वही कहलाएगा, यानी जो हाईएस्ट कॉमन होगा वही क्या कहलाएगा जी HCF कहलाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी जो हाईएस्ट कॉमन होगा वही क्या कहलाएगा HCF कहलाएगा। तो एक 2 निकला और एक क्या निकला जी यहाँ से 2 3 जा क्या आया 6 आया, यही हमारा क्या हो गया HCF हो गया। क्या हो गया HCF हो गया। लेकिन जो है LCM क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, LCM जो कॉमन तो हुआ है वहां से तो एक एक लेंगे, जो कॉमन हुआ है वहां से तो लेंगे ही। कॉमन यहाँ से 2 हो गया, एक क्या हो गया 3 हो गया, और जो कॉमन नहीं आया उसको भी ले लेंगे। तो कॉमन क्या नहीं आया 2 और 2 यहाँ नहीं आया तो इसको भी ले लेंगे और इसको भी ले लेंगे। तो ये सारा जो हो जाएगा आपका क्या कहलाएगा जी LCM कहलाएगा। तो करिए 2 3 जा 6, 6 2 जा जो है 12, यानी 12 दुना के 24, 24 दुना के 48, 48 क्या ही 48 क्या ही 8 3 के 24 को 4 और 4 3 12 2 14, 144 कितना है जी 144। यानी 24 और जो है 24 जो है और जो है 18 का जो है क्या कहलाएगा जी 24 जो है और 18 का क्या कहलाएगा LCM जो है 144 आएगा। चलिए चेक कर लेते हैं अपने। कहीं मिस्टेक तो नहीं है ना मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा ध्यान से। कहीं मिस्टेक तो नहीं है ना 24 और कोई कॉमन, अरे कहीं मिस्टेक तो नहीं है मल्टीप्लाई में। यहां से 2 आया एक और यहां से एक 3 आया, डबल 3 मैंने लिखा था, यहां से भी एक 3, यहां से 2 इंटू 2 8 8 3 के 24, 8 3 के देखो गलत आ गया था, मल्टीप्लाई गलत हुआ था। कितना हुआ था 3 गुना के 6 आए 3 गुण 2 गुना के 4, 6 3 18, 18 4 72। ठीक है, तो कैलकुलेशन में गलत हो तो बताया करिए आप लोग, ठीक है। तो कैलकुलेशन में आज कितना आया जी हमारा LCM कितना आ गया जी 72, LCM कितना आ गया 72। तो LCM क्या करते हैं जो कॉमन होता है उसको तो लेते ही हैं, जो छूट जाता है उसको भी LCM में ले लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अब इसमें पढ़ना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, आसान सा एक नियम पढ़ना है आपको। LCM HCF करना आप जानते थे, LCM HCF करना आप जानते थे। चलिए आप पढ़ना क्या है कि अगर 2 नंबर्स हैं, अगर 2 नंबर्स हैं A और B, 2 नंबर्स हैं A और B, ठीक है। अगर इनका जो है अगर हम LCM निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं जी इनका जो है हम LCM निकाल रहे हैं और इनका जो है HCF भी निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं जी HCF भी निकाल रहे हैं, इनका जो है HCF भी निकाल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इन नंबर्स का जो मल्टीप्लाई होगा इनके HCF और LCM के मल्टीप्लाई के जो है बराबर होगा। LCM और HCF के मल्टीप्लाई के क्या होगा जी इक्वल होगा, बराबर होगा। इसी जो है नियम पे सारा आपका लेसन समाप्त हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल इससे बता देते हैं आपकी बुक्स का, इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कह रहा है इसमें कि अभाज्य गुण, देखिए आपका एग्जांपल नंबर 6 है, क्या जी एग्जांपल नंबर 6 है। एग्जांपल नंबर 7 लेते हैं, 6 समझा दिया मैंने। तो कह रहा है एग्जांपल नंबर कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है NCERT के बुक का एग्जांपल सॉल्व करवा रहे हैं। कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है 96 और 404 का जो है HCF ज्ञात कीजिए और फिर LCM भी फाइंड कीजिए। तो इसको तो मैंने बताया अब मेरे प्यारे बच्चों, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा
96 और 404। इसको तो अभी करवाया, इस तरीके से अलग अलग गुणनखंड करिए। अगर जो सबसे ज्यादा कॉमन होगा, सबसे बड़ा वाला कॉमन वो मसा हो जाएगा, और एलसीएम कैसे करते हैं इसको भी बताया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम तो कर सकते हैं। तो आपका जो है इसमें जो है एग्जाम क्या कहते हैं, प्रश्नावली में जो है 1.2 का, एनसीईआरटी के 1.2 का जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका जो है इस वाले फार्मूले से है। कह रहा है, दे रखा है कि 26 और जो है पहला क्वेश्चन 91 का जो है, 26 और 91 का जो है मुझे एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और प्रूफ करना है। प्रूफ करके दिखाना है कि इन दोनों के मल्टीपल करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा। चलिए निकाल के दिखा लेते हैं। 26 और 91 का अलग अलग गुणनखंड करते हैं। 2 से कटेगा, 13 दुना के 26, 13 खुद आवाज संख्या 13 से कटेगा, यानी 26 को लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों 2 × 30 लिख सकते हैं। और 91 को कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा तो 7 से कटेगा 91, क्या कटेगा जी 7 से कटेगा, 13 7 91 और खुद 13 से कटेगा। ठीक है, तो 1 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों जानते हैं कि जो है मेरा जहां 1 जो है, अगर इसको लिखना चाहें तो 26 को तो 1 × 2 × 3 लिख सकते हैं। 1 छोड़िए, ध्यान दीजिए 26 जो आया मेरा 2 × 13 आया, और जो 91 क्या आया जी 7 × 13 आया। तो अगर HCF निकालना होगा हमको, HCF निकालना होगा हमको, तो सबसे बड़ा वाला कॉमन क्या दिखाई दे रहा है 13 दिखाई दे रहा है, तो HCF क्या हो गया 13 दिखाई दिया। लेकिन LCM क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, LCM क्या हो जाएगा, LCM जो हो जाएगा एक 13 तो यहाँ से लेंगे ही, लेकिन यहाँ से 2 भी ले लेंगे और क्या ले लेंगे 7। 13 दुना के 26 और 7, 26 7 गुणा करते हैं, 7 6 42 को 2 और 7 दुना के 14, 7 दुना के 14 और 4 जो हो जाएगा 18, यानी एलसीएम जो आया 182 आया, यानी एचसीएफ 13 आ गया और एलसीएम क्या आ गया 182 आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों यही प्रूफ करना है कि जो इन दोनों संख्याओं का गुणा होगा, यानी कि ए और बी, यानी ए बराबर 13, ए बराबर 26 और बी बराबर 91, इन दोनों का जो गुणा होगा इनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, तो एलसीएम कितना, इन दोनों पहली संख्या 26 प्रूफ कर लेते हैं और दूसरी 91, तो एलसीएम कितना आया मेरे प्यारे बच्चों 182, एलसीएम कितना आया 182 और एचसीएफ कितना आया 13। चलो गुणा करके देखते हैं, 91 और 26 का गुणा करते हैं, 6 कम 6 9 6 54, 2 एकम 2 9 दुना के 18, 6 6 8 5 13 को 3 और 1 और 2, यानी यहाँ गुणा कितना आया मेरे प्यारे बच्चों 23 66, कितना आया। चलिए इधर देखते हैं कितना आता है गुणा, 182 में 13 का गुणा करना है, तो 13 दुना के 26 को 6 बचा 2, 13 8 मेरे प्यारे बच्चों 13 8 104 और 2 कितना आ जाएगा जी 104 और 2 106, 10 हासिल बचा, 13 कम 13 और 13 10 क्या हो जाएगा जी 23 हो जाएगा, 13 10 क्या हो जाएगा जी 23 हो जाएगा। यानी कि यहाँ भी क्या है 23 66 आ गया, 23 66 आ गया। देखिए मेरे प्यारे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ गया जी राइट हैंड साइड आ गया। तो यानी हम दिखा सकते हैं कि पहली संख्या गुणा और पहली और दूसरी संख्या गुणा करेंगे तो एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल होगा, एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल होगा। यही दिखाना था जो कि मुझे प्रूफ करना था। तो मेरे प्यारे बच्चों आज इतना ही रहने देते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.2 जो है कल जो है पूरा प्रूफ करवा के पूरा सॉल्व करवा दिया जाएगा। इसके बाद जो है आपका अगला टॉपिक जो है अपरिमेय संख्या जो है उसको पढ़ाया जाएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो इसका जो है 1.2 का सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा के जो है दिखाया जाएगा। ठीक है, पहले एनसीईआरटी का, फिर और सारे प्रकाशन का जो है, और सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे और सारे बुक्स के जो है, जैसे आर डी शर्मा का हुआ, नगीन प्रकाशन का हुआ, तो उन सब का करवाया जाएगा। ठीक है।